बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ उमैर, योर फिज़िक्स टीचर। आज हम लोग एक नहायत अहम टॉपिक एमडी कैट के हवाले से करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझे बता दें कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। क्या मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? यस सर। चलें, तो लेट्स वी स्टार्ट our lecture number 2 about current electricity. Today's our learning objectives are, student, keep it mind, it's a very important topic for MDCAT. स्टूडेंट, पहले हिस्से में हमने चैप्टर नंबर 13 से जो सीखा था वो था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तक। आज हमारा मकसद होगा कि डेली लाइफ में पावर का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह सीरीज और पैरेलल के अंदर अगर डिफरेंट बल्ब्स के कॉम्बिनेशन बना लिए जाएं तो वो किस तरह अफेक्टिव पावर जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं, या पावर डेसिपेशंस के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। और लेक्चर के दूसरे हिस्से में ईएमएफ और क्रिस्टफ रूल के ऊपर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पावर हमें ये पता है कि जब हमने ये मालूम करना हो कि एक बैटरी चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, वो एक सेकंड में कितनी एनर्जी दे सकती है, या किसी जगह पर जब चार्ज किसी रेजिस्टेंस में से पास आउट हो रहे हैं तो वो एक सेकंड में कितनी एनर्जी को डेसिपेट कर रहे हैं, तो वहां पर हम इलेक्ट्रिक पावर का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। और अगर आइडियल केस देखें तो नॉर्मली हमारे पास बैटरी एक सेकंड में जितना एनर्जी चार्जेस को प्रोवाइड कर रही होती है, उतनी ही एनर्जी एक सेकंड में रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो डेसिपेट हो रही होती है। तो फाइनली वी कैन सिंपली एक्सप्लेन एनर्जी सप्लाइड बाय सेल और बैटरी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड सिंपली इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द बैटरी और अ सेल। अब यहां पर स्टूडेंट आप देखें, हमारे पास चार्जेस जब लो पोटेंशियल से एंटर होते हैं और हाई पोटेंशियल से बाहर आते हैं तो दे विल गेन एनर्जी। अब मान लो कि ये चार्ज हमारे पास है 50 कूलम, और 50 कूलम चार्ज जो है वो टोटल एनर्जी जो गेन करता है वो फर्ज कीजिए 500 जाउल है, और ये 500 जाउल एनर्जी गेन करता है फर्ज कीजिए 100 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर हम कहेंगे 5 जाउल पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि बैटरी ने 5 जाउल पर सेकंड के हिसाब से एनर्जी जो है वो चार्जेस को दी है। अब यही एनर्जी लेके चार्जेस रेजिस्टेंस के पास जाते हैं और रेजिस्टेंस के अंदर मुख्तलिफ शेप्स के अंदर उस एनर्जी को डेसिपेट करते हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ हीट, इन एनी मैकेनिकल वर्क, और से ब्राइटनेस, जैसे बल्ब ग्लो करता है तो मुख्तलिफ शेप्स के अंदर वो उस एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होते हैं। और आज के लेक्चर में हम पहले हिस्से में देखेंगे कि जो एनर्जी डेसिपेट अक्रॉस रेजिस्टेंस हम वो कैसे मालूम कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमडी कैट के हवाले से शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे। इन जनरल अब देखें तो पावर को हम डिफाइन करते हैं एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, और इसको माफ कीजिएगा, पावर इज सिंपली इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय I। अब स्टूडेंट, इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन अगर हम देखें पावर डेसिपेट अक्रॉस रेजिस्टेंस, मसलन हमारे पास रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये एक रेजिस्टेंस है, और अगर हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर एनर्जी जो है, जो पावर डेसिपेट हो रही है, उसको हम लोग अगर इस शेप में देखें, जर्नल V मल्टीप्लाई बाय I है, और अगर V की जगह आप IR पुट कर दें तो I स्क्वायर R है। अब इस रिलेशन को इन जर्नल हम यूज़ करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, यानी कि ये प्रेफरेबल है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो हम I स्क्वायर R का इंतखाब करें। उसकी वजह ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है और फिर हम पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। तो जिस डिवाइस की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर डेसिपेशन भी उसके क्रॉस सबसे ज़्यादा होगी। और इसी तरह अगर आप इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर इसको इन जनरल पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है,
और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्योंकि वोल्टेजेस हर डिवाइस के क्रॉस सेम रहते हैं तो हम पावर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर कहेंगे। यहाँ पे इस रिलेशन को ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इसको हम पावर रेटेड में भी बहुत दफ़ा यूज़ करेंगे। तो जो डिवाइसेस आपके पास मसलन कोई भी डिवाइस के ऊपर लिखा है 500 वाट तो उसको हम पावर रेटेड भी कहते हैं। आगे जाके हम देखेंगे एक 500 पावर की डिवाइस है और एक इलेक्ट्रिक डिवाइस हमारे पास 1000 वाट की है। तो अगर हम पावर रेटेड की बात करें तो हमारे पास एक 100 वाट ले लें, चले सपोज करें, और एक 1000 वाट ले लें। अब ये फर्ज कीजिए किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस पर ये दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं तो हम पावर डेसिपेशन या पावर रेटेड की बात करें तो पावर रेटेड के इसको हम पावर रेटेड बोलेंगे। ये आपके पास पावर रेटेड है, ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जो कि वो कंज्यूम करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में से रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा और किसकी कम है तो याद रखें अगर आप डिवाइसेस के ऊपर खाली देख के पावर को देख के उनके रेजिस्टेंस को मालूम करना चाहें तो फिर हम पावर रेटेड के मुताबिक पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस की, और जिसकी पावर ज़्यादा होगी एक्चुअली उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो ये बात बहुत अहम है स्टूडेंट्स, आगे जाके हमने मुख्तलिफ जगहों पर इसको बार बार अप्लाई करना है पावर रेटेड को। तो एक चीज़ याद रखिएगा, घर में लगे जितनी भी डिवाइसेस हैं जब आप उनके ऊपर देखें कि ये 15 वाट की है, ये 500 वाट की है, ये 1000 वाट की है, तो जिसकी पावर रेटेड सबसे कम होगी उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। तो बेटा करें अब इनको अप्लाई डिफरेंट जगहों पर। जी स्टूडेंट, Yes, sir. कोई क्वेश्चन? Yes, sir. एनी क्वेश्चन? जी स्टूडेंट, तो नाउ वी विल डिस्कस एनर्जी डेसिपेशंस। ये अभी पावर डेसिपेशंस की बात की है, अब हम बात करते हैं एनर्जी डेसिपेशन की और उसको हम एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं। जी स्टूडेंट, ये बहुत अहम है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शंस। नॉर्मली अभी आपने पढ़ा कि पावर जो है वो अगर बैटरी के ऊपर देखें तो एनर्जी सप्लाइड होती है और रेजिस्टेंस के क्रॉस एनर्जी डेसिपेटेड या एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, पर यूनिट टाइम आ जाएगा। तो वी कैन सिंपली एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू एनर्जी। अब पावर का यूनिट वॉट और टाइम का यूनिट सेकंड है, तो वॉट इनटू सेकंड जो है वो जाउल के बराबर है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर हमारे लिए दो तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जो कि स्पेशली एमडी कैट के हवाले से अहम है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो वॉट आवर, ये वाली टर्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट 1 किलो वॉट आवर किसके बराबर होता है? जी आप में से कोई बताएगा 1 किलो वॉट आवर? 3.6 megajoule. यस, 3.6 मेगा जाउल। अब 1 किलो वॉट आवर हम नॉर्मली जब घर में बिलिंग करते हैं, जो वापडा को बिल पे करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने 3 यूनिट कंज्यूम किए या 4 यूनिट कंज्यूम किए, तो वहाँ पर 1 किलो वॉट आवर का मतलब ये होता है कि आपने 1 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंज्यूम किया। तो इट्स मीन डैट कि जब आप 1 यूनिट का बिल पे कर रहे होते हैं तो इट्स मीन ये डैट कि आपने 1 किलो वॉट आवर एनर्जी को कंज्यूम किया या 3.6 मेगा जाउल एनर्जी को कंज्यूम किया। अब होता ये कि हमारे पास 1 यूनिट की जो प्राइस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती, मान लो वो 30 रुपीज़ है, और हम बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि घर में फ्लान डिवाइस की वजह से आपको कितनी कॉस्ट आ रही है। मसलन आप ये सोचें कि आपके घर में वाटर पंप जो है वो इतनी देर चलता है तो उसकी वजह से मुझे कितना बिल आएगा, एक बल्ब दिन में ऑन एवरेज इतना चलता है तो उसकी वजह से बिल कितना आएगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसके अंदर आपको पर मंथ उसकी कॉस्ट डिमांड कर रहा होगा। तो ये दिखने में बड़े मुश्किल होंगे, लेकिन आप अगर इस रिलेशन को देखें तो आपने पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगी एनर्जी, और फिर हमें इसको कन्वर्ट करना है किलो वॉट में।
तो टाइम आपके पास ऑलरेडी आवर में होगा और 1000 से डिवाइड करके हम अपनी एनर्जी को किलोवाट में ले जाएंगे। तो यही अभी हम करने जा रहे हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय 25 वॉट लैम्प यूज्ड 4 आवर एवरी डे फॉर 30 डेज। तो स्टूडेंट अगर आप एनर्जी यहाँ पर उसने पूछी हुई है हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम के लिए हमें पावर दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। तो पावर तो बहुत सिंपल, डैट इज 25 और टाइम है 4 आवर, ठीक है। अब ये आ जाएगी जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आवर के लिए हमारे पास आ जाएगी यानी कि पर डे, और क्योंकि 30 डेज हैं तो 30 से आप मल्टीप्लाई कर दें। तो जब स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास वॉट आवर में। लेकिन अगर आप इसे रुकें, आंसर देखें सारे किलो वॉट आवर में है, तो अगर आप इसे 1000 से डिवाइड कर दें तो अब आपका आंसर जो है वो बच्चों किलो वॉट आवर में आएगा। तो यहाँ पर यही करना है, हमने पावर को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया वॉट आवर में। अब हमें चाहिए आंसर किलो वॉट आवर में, तो 1000 से कर दे डिवाइड। तो जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करके इसका आंसर आएगा बच्चों 3 किलो वॉट आवर। तो 3 किलो वॉट आवर हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली। तो ये जो 3 किलो वॉट आवर हमारा आंसर आएगा, अभी रुके, क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ। देखिए ये बहुत आसान था। आसान ये था कि हमने क्या किया, हमारे पास एक 25 वॉट का बल्ब था जो कि ऑन एवरेज 4 घंटे दिन में चलता है, और 30 दिन के अंदर जो एनर्जी है वो कितनी कंज्यूम करेगा वो आपने निकालनी थी। सिंपल आपने पावर को टाइम से और डे से मल्टीप्लाई किया और आपके पास आ गया 3 किलो वॉट आवर। लेकिन बच्चों अगर इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाए और मैं आपको बता दूं कि 1 यूनिट की प्राइस, यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि गवर्नमेंट ने 1 यूनिट प्राइस जो है वो डिसाइड किया है, फ़र्ज़ करें 30 रुपीज़। अब मेरा सवाल ये है कि आप मुझे बताइए कि मुझे इस बल्ब को चलाने की वजह से 30 दिन के अंदर कितना बिल आएगा जी? 80 रुपीस। कितना? 90। वेरी गुड। क्योंकि देखो 1 यूनिट का मतलब है 1 किलो वाट आवर, तो आपने फाइनली इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 30 हमारे पास आ जाएगा 90 रुपीज़। तो इसका मतलब है इस बल्ब को डेली 4 घंटे चलाने से 30 दिन का बिल जो हमारे पास आएगा वो बिल आएगा हमारे पास 90 रुपीज़। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आप घर में मौजूद किसी भी डिवाइस की कॉस्ट इस तरह निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है कितना अप्लाइड है, और इसको एमडी कैट में बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा जा चुका भी हुआ है और पूछा जा सकता भी है। तो बेटा इस सवाल के मतलब, इस टॉपिक के मतलब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, फिर हम नेक्स्ट पोर्शन पर जाते हैं। जी जी स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? से यस और नो। चले ओके। अच्छा बेटा, अब इसका शॉर्टकट भी सीख लें। देखिए एग्ज़ाम के अंदर 2 तरीके, एक तो आपने कॉन्सेप्ट उसका सीखा, अब हम आते हैं शॉर्टकट वे की तरफ, क्योंकि 30 सेकंड में हम इसे कैसे करेंगे। स्टूडेंट इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए स्टेटमेंट पढ़ते जाएं, मल्टीप्लाई करते जाएं और फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि इसमें आपने तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है और फाइनली 1000 पे डिवाइड करना है, और जब आप फाइनली 1000 पे डिवाइड करेंगे, अगर उसने पर यूनिट कॉस्ट भी दी हुई है तो फिर भी आप उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आपका फाइनल आंसर जो है वो गिवन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन के साथ मिल जाएगा जो कि ठीक होगी। जी बेटा चले ओके। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अप्लाइड एप्लीकेशंस इसकी बहुत ज़्यादा है। देखिए हमारे घर में या इर्द गिर्द जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो सीरीज होते हैं, पैरेलल होते हैं। शाबाश जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मसलन पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर ये हमने डिफरेंट बल्ब्स जो हैं, मसलन हम बल्ब्स जो है वो डिफरेंट बल्ब यूज़ करते हैं और फिर हम इनके ऊपर बात करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इनको कैसे फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक बल्ब हो गया, ये एक सेकंड बल्ब है,
अब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको कनेक्ट कर दिया किसी मेन अपने सोर्स के साथ, और ये सोर्स हमारा डीसी सोर्स है फिल वक्त, वैसे तो एसी होता है। मान लो ये बेटा 220 वोल्ट है, ठीक है, और ये बल्ब B1 है और ये बल्ब B2 है, ठीक है बेटा। चले अब यहाँ पर देखें कि जैसे यहाँ पर मैंने 2 बल्ब लगाए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पावर इफ n नंबर ऑफ डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर आपके पास तमाम बल्ब्स एक जैसे हैं, जैसे एक बल्ब फर्ज करें 100 वाट का, तो 2 बल्ब्स की जो पावर है वो सिंपली 100 + 100 हो जाएगी। और अगर आपके पास डिफरेंट पावर्स है, मसलन एक 25 का एक 500 का, तो आप सिंपल उनको क्या करते जाएंगे, अलजेब्रिकली ऐड करते जाएंगे तो टोटल पावर आ जाएगी। यहाँ पर याद रखें कि जो पावर कम्बिनेशन है पैरेलल के अंदर, ये वैसा ही है जैसा कि सीरीज कम्बिनेशन रेजिस्टेंस का होता है। अगेन जब आप टोटल पावर निकालेंगे तो घर में मौजूद, मसलन मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, चलें ऐसे समझ लें। मिसाल के तौर पर आपके घर में आप ये मालूम करना चाहते हैं कि आपकी घर में जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं उनका लोड कितना है, वो कितनी पावर कंज्यूम कर सकते हैं। तो बेटा आप एक कॉपी पेंसिल पकड़े और अपने घर के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस की पावर को ऐड करते जाएं सिंपली, और फाइनली आपके पास कोई ना कोई एक वैल्यू आ जाएगी। तो वो आपके घर का लोड है या आपके घर की टोटल पावर कंजप्शन है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके घर की फ़र्ज़ करें मान लो कि 10,000 पावर कंजप्शन है, जब पूरी डिवाइसेस चलती हैं तो आप 10,000 जो वाट है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। इसकी वजह क्या है, आप सबको पता होना चाहिए। इसकी वजह बहुत सिंपल है कि मिसाल के तौर पर आप कल को इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालना चाहे, आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मसलन अपने घर को आपने सोलर पैनल पर सिस्टम पर कन्वर्ट करना हो तो बहुत आसान है। इसी तरह आप अक्सर जब यूपीएस परचेज़ करने जाएं तो वो आपसे पूछता है कि आपके घर में कितना लोड है, कितनी डिवाइसेस आपने एट अ टाइम चलानी है। तो आपको पता हो कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपके घर का जो लोड था वो 1000 वाट था, तो आप जो जनरेटर परचेज़ करेंगे वो भी ऑब्वियसली उस इनपुट 1000 या 1000 से ज़्यादा का आप जो है वो यूज़ करेंगे, परचेज़ करेंगे, ताकि आपके घर के लोड को वो मैनेज कर सके। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल पावर को निकालना नहायत आसान है, वैसे ही जैसे हम सीरीज़ के अंदर रेजिस्टेंस को निकालते हैं। और फिर जो टोटल पावर इक्विवेलेंस आती है उसमें मौजूद जो मैक्सिमम पावर होती है उससे भी ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर आपके पास जो इस्त्री है या माइक्रोवेव ओवन है वो 1000 वाट का था, लेकिन आप जब तमाम चीज़ों को ऐड करेंगे तो जो मैक्सिमम ओवन पावर कंज्यूम कर रहा था, जो फाइनल इक्विवेलेंस वैल्यू आएगी वो उससे भी ज़्यादा होगी। तो लिहाजा हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखें जो रिज़ल्ट कंक्लूड किया है वो ये किया कि पावर इंक्रीज़ होती है। अब यहाँ पर गौर से ये 4 और 5 पॉइंट बहुत अहम है, गौर से देखिएगा। पहला पॉइंट 4, increases number of bulbs does not affect brightness of already connecting bulb। अगर आप यहाँ पर एक बल्ब है, इसके साथ एक स्विच लगा लें, पहले ये खाली 1 था, जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करते हैं, मसलन ये आपके किसी रूम का बल्ब है, जैसे ही आपने ऑन किया तो स्टूडेंट होगा क्या, जैसे ही आप ऑन करेंगे तो पहले भी इस बल्ब को 220 मिल रहे थे, अब इसको भी 220 मिल रहे हैं। तो इट्स मीन डैट जब आप नंबर ऑफ डिवाइसेस ऐड करते जाते हैं तो उससे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बल्ब ऑन होते हैं उनको भी उतने वोल्टेजेस मिल रहे होते हैं, और जब आप डिवाइसेस ऐड कर रहे होते हैं तो उनको भी उतने ही मिलते हैं, जिससे ब्राइटनेस सेम रहती है। अब होता क्या है, जब आप नंबर ऑफ बल्ब्स को ऐड करते हैं तो स्टूडेंट मान लो कि ये आपकी मेन एंट्रेंस के ऊपर आपने एक एमीटर लगाया हुआ है, ठीक है, और आप इसको देख रहे हैं और आपका भाई जो है वो डिवाइसेस को ऑन करता जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कंटिन्यूसली जो आई है वो इंक्रीज हो रहा होगा, करंट इंक्रीज हो रहा होगा। स्टूडेंट जैसे जैसे डिवाइसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड होती जाएंगी ओवरऑल करंट इंक्रीज होगा। वजह सुने, देखो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम निकालते हैं
R/N करके। अब जैसे जैसे आप डिवाइसेस ऑन कर रही हैं N की तादाद बढ़ रही है, तो N की तादाद बढ़ने से ओवरऑल सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो रही होती है। तो याद रखें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी आप अपने घर में एक नए बल्ब को ऑन करते हैं या रेफ्रिजरेटर किसी भी चीज़ को ऑन करते हैं तो घर की ओवरऑल रेजिस्टेंस में डिक्रीज आता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ओवरऑल नेट रेजिस्टेंस है वो नीचे जाएगी। अब जब नेट रेजिस्टेंस नीचे जाएगी तो V आपको पता है वो बराबर होता है IR के, ठीक है। अब यहाँ पर वोल्टेजेस जो है वो तो कांस्टेंट है। अब अगर हम यहाँ पर करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन निकालें तो ये फैक्टर कांस्टेंट होने की वजह से देखें ओवरऑल नेट रेजिस्टेंस कम हो रही है जिससे करंट क्या हो रहा होगा, ज़्यादा हो रहा होगा। तो यही वजह है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर होगा ये कि जब भी आप नई डिवाइस ऐड कर रहे होंगे तो उस नई डिवाइस ऐड करने से पहले से मौजूद डिवाइसेस की ना ही ब्राइटनेस पे फ़र्क पड़ता है और ना ही उनको मिलने वाले वोल्टेजेस पर फ़र्क पड़ेगा। बस ये होगा कि ओवरऑल सर्किट की रेजिस्टेंस कम होगी जिससे सर्किट का करंट ओवरऑल इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा कि मैं अगर आपसे पूछूं, बड़ा गौर से सुनिएगा कि ये बल्ब हमारे पास B1 जो है, अगर हम डिफरेंट बल्ब लें ये आइडेंटिकल थे, अगर ये 25 वाट का है और ये बल्ब 50 वाट का है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि बताइए, पहला सवाल, इन दोनों बल्ब्स में से रेजिस्टेंस किसकी कम है, 25 वाले की कि 50 वाले की? जी बेटा, किसकी रेजिस्टेंस कम है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में 25 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस कम है कि 50 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस कम है? जी बेटा, कोई बताना चाहे? जी स्टूडेंट, ट्राई कीजिए। जी 50 वाट, शाबाश, गुड। देखो आपने अभी शुरू में मैंने बताया था कि पावर रेटेड जो आपकी डिवाइस के ऊपर पावर की वैल्यू लिखी होती है वो बेसिकली इन्वर्स होती है आर के। बेटा अहम बहुत पॉइंट है, गौर से सुनिएगा। नॉर्मली आपके पास जिसकी पावर ज़्यादा होगी, जिस पर ज़्यादा पावर लिखी होगी, एक्चुअली उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो इस केस में हम कहेंगे जो 25 वाली वाट वाला बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस 50 वाले से क्या है, ज़्यादा। तो 50 वाट वाला बल्ब जो है उसकी रेजिस्टेंस कम है। बेटा बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बहुत अहम पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके घर में मौजूद जो डिवाइस जितना पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो जितने ज़्यादा उस पर वाट लिखे होंगे एक्चुअली उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी। अब होगा क्या, होगा यह कि यहाँ पर करंट आके डिवाइड होगा। जब करंट डिवाइड होगा तो यहाँ पर करंट जब डिवाइड होगा तो आप देखें इसका नाम I1 रख ले और इसका नाम I2 रख ले। अब देखें इसकी रेजिस्टेंस कम है और जब इसकी रेजिस्टेंस कम है तो I2 करंट I1 के मुकाबले में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इट्स मीन दैट आपके घर में जो डिवाइस के ऊपर पावर रेटेड सबसे ज़्यादा लिखा है इसका मतलब वो घर में करंट सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती है। यही वजह है कि AC वर्सेस बल्ब अगर आप देखें तो AC की पावर रेटेड ज़्यादा है और उसकी रेजिस्टेंस कम है और वो करंट ज़्यादा कंज्यूम करेगी। क्लियर हो गया बेटा जी? ठीक है। और ये गुड। इफ bulbs of different rated power are connected, the bulb with greater rated power glow brighter। अब यहां पर देखें जो ग्लो होगी या ब्राइटनेस होगी वो किसकी ज्यादा होगी, 25 की कि 50 वाट की? जी कौन सा ज्यादा ब्राइटर बल्ब होगा, 25 और 50 वाट? यस 50 वाट, गुड जी। नेक्स्ट, अब इसी से मुतल्लिक एक क्वेश्चन है। Two filament bulb having power rated 200 and 500 watt are connected in parallel. The equivalent power will be about। जी इनकी पावर क्या होगी, एक आपके पास 200 है और एक है आपके पास 500। ठीक है, 200 और 500 इन दोनों को आपने कनेक्ट किया हुआ पैरेलल में। तो पैरेलल में इक्विवेलेंस फाइंड करने के लिए सिंपली इन दोनों को अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, सिंपली 700। ठीक है बेटा, इज देयर एनी क्वेश्चन? चले
बेटा मैंने इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल से बात इसलिए की हो क्योंकि आपकी जो डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस है वो पैरेलल कम्बिनेशन की ज़्यादा। अब पैरेलल कम्बिनेशन का उल्ट करें, वो हो जाएगा सीरीज कम्बिनेशन। अब सीरीज कम्बिनेशन में क्या होगा, इफ़ n नंबर ऑफ डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उसकी इक्विवेलेंस निकालने के लिए p ओवर n हो जाएगा। अगर डिफरेंट होंगे तो वो आप उसी तरह जैसे पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालते थे 1 ओवर P1 प्लस 1 ओवर P2 करके। अब इसी तरह आपने शॉर्टकट भी इसका सीखा हुआ है कि हम लोग नॉर्मली एलसीएम ले लेते हैं और फिर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास ये एक इक्विवेलेंस का फार्मूला बन जाएगा। तो लिहाजा सीरीज कम्बिनेशन में हम बल्ब्स को वैसे ही जोड़ते हैं जैसे कि पैरेलल कम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस को जोड़ा जाता है। तो ये आपके पास सिंपली आ जाएगा। फिर इसी तरह अगर आप देखें तो पैरेलल कम्बिनेशन में ओवरऑल जो पावर कंजप्शन है वो डिक्रीज होती है, सॉरी सीरीज कम्बिनेशन में डिक्रीज होती है और पैरेलल कम्बिनेशन में आपने सीखा था इंक्रीज होती है। और यही पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने शेयर किए, इसी वजह से जो आपका बल्ब जो मिनिमम वाला है उसकी, क्योंकि कंटिन्यूसली जो इक्विवेलेंस पावर आएगी वो मिनिमम वैल्यू से भी उसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। अब इसी तरह यहाँ पर डिक्रीजेस द पावर डिवाइस, ये हमने कंक्लूजन जो निकाला इन सारी चीज़ों से कि यहाँ पर डिक्रीज होगा और पैरेलल कम्बिनेशन में आपने सीखा था कि वो इंक्रीज हो रहा है। तो लिहाजा अगर आपने पैरेलल कम्बिनेशन ध्यान से सीख लिया तो उसको आप रिवर्स कर सकते हो। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखें कि अगर पैरेलल की बजाय हम सीरीज के अंदर, क्योंकि लास्ट 2 पॉइंट्स बड़े अहम हैं, अगर हम सीरीज के अंदर 2 बल्ब्स को कनेक्ट करते हैं और हम इसके साथ 220 वोल्ट की एक बैटरी लगा दें, ये हमारे पास B1 आ गया और ये हमारे पास B2 आ गया। अब पहली बात तो ये कि स्टूडेंट अगर यहाँ पर हम नंबर ऑफ बल्ब्स को ऐड करना शुरू कर दें सीरीज़ कम्बिनेशन में, अब मैं एक नया बल्ब B3 भी ऐड करूँ, फ़र्ज़ करो यहाँ पे एक B3 ऐड कर ले, तो बल्ब्स की अपनी एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस एक्चुअली सीरीज़ में ऐड होती जाएगी। तो इट्स मीन डैट कि अब इसका उल्ट करेंगे तो नंबर ऑफ बल्ब्स ऐड करने से हमारे पास जो नेट रेजिस्टेंस है वो हो रही होती है इंक्रीज। यानी कि अगर आप इसको इस तरह लिख ले आइडेंटिकल के लिए n मल्टीप्लाई बाय r, तो नंबर ऑफ बल्ब्स को ऐड करने से नेट रेजिस्टेंस में इजाफा होगा। तो यहाँ पर अगर आप इनका आमना सामना कंपैरिजन करें तो यहाँ पर नया बल्ब ऐड करने से ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही थी और यहाँ पर नया बल्ब ऐड करने से ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। अब जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर पावर का फार्मूला V स्क्वायर ओवर R था और सीरीज के अंदर हम यूज़ करते हैं करंट सेम है I स्क्वायर R। अब यहाँ पे करंट क्योंकि सेम है तो हम ये कह सकते हैं पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस बढ़ने से ओवरऑल पावर कंजप्शन भी ज़्यादा होगी। अब जब पावर कंजप्शन ज़्यादा होगी तो स्टूडेंट अब जैसे जैसे हम बल्ब ऐड करते जाएंगे पावर कंजप्शन जो है वो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस के बढ़ने से इंक्रीज हो रही होगी। अब इसी तरह ए बल्ब ऑफ डिफरेंट रेटेड पावर, अगर आप डिफरेंट रेटेड पावर बल्ब जो है वो कनेक्ट करें, जैसे यहाँ पर तो आइडेंटिकल थे, अब इसी को यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लें ये 25 वाट का है और ये बल्ब हमारे पास 50 वाट का है। अब आप देखें कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो इस बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि R1 इज़ ग्रेटर देन R2, यानी कि R1 इसको कह ले इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ग्रेटर है। अब जब इसकी रेजिस्टेंस ग्रेटर है तो स्टूडेंट होगा क्या, रेजिस्टेंस ग्रेटर है तो V वोल्टेजेस ड्रॉप इधर ज़्यादा होंगे, तो V यहाँ पर क्या होगा, V1 जो है वो वोल्टेजेस ड्रॉप जो है वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू देयर। अब होगा ये कि एक 25 वाट का और एक 50 वाट का है, अगर इनको पैरेलल में जोड़ा जाता तो 50 वाट वाले बल्ब ज़्यादा ब्राइटर होता, लेकिन यहाँ पर उल्ट होगा। यहाँ पर उल्ट क्यों होगा कि 25 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस है ज़्यादा और जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उधर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेजेस ड्रॉप भी ज़्यादा होंगे और जब वोल्टेजेस ड्रॉप उधर ज़्यादा होंगे तो पावर कंजप्शन भी ज़्यादा होगी, जिससे हम ये कह सकते हैं कि सीरीज़ कम्बिनेशन में जो बल्ब कम पावर रेटेड रखता है एक्चुअली उसके अक्रॉस ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। और यही वजह
कि सीरीज़ कम्बिनेशन जो है वो हमारे लिए बेहतर नहीं है। क्यों बेहतर नहीं है? क्योंकि हम पावर रेटेड के मुताबिक जब बल्ब्स को सीरीज़ में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो जो बल्ब सबसे छोटा पावर में होगा वो ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगा, जिससे हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा और वो सबसे पहले जल जाएगा और उसके जलने से फर्दर आगे करंट जो है वो रुक जाएगा और अगले बल्ब्स भी बंद हो जाएंगे। तो इससे ये नुकसान है कि अगर हम लोग सीरीज़ कम्बिनेशन यूज़ करें तो सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर जो स्मॉलेस्ट पावर रेटेड वाला बल्ब है वो सबसे ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट करेगा, जिससे उसके फिलामेंट को जल्दी वो जल जाएगा या मतलब ख़राब हो जाएगा और उसके ख़राब होने से आगे करंट पास नहीं होगा और अगले बल्ब जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बुझना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह लास्ट में पॉइंट जो है वो, इफ़ बल्ब ऑफ डिफरेंट रेटेड पावर आर प्रेजेंट इन सीरीज द बल्ब विद स्मॉलर रेटेड पावर ग्लो ब्राइटर। तो ये देखें, ये बिल्कुल पैरेलल कम्बिनेशन का उल्ट है। बेटा यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कीजिए, नहीं तो मैं आगे जा रहा हूँ, इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन बनाऊंगा। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? से यस और नो? चले आगे चलते हैं। बेटा यहाँ पर अगेन सिंपल, हमारे पास उन्हीं बल्ब्स को 100 और 200 वाट बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ अब सीरीज़ के अंदर आपने इसको निकालना है, तो सीरीज़ के अंदर जो इक्विवेलेंस पावर है वो आपने पढ़ा हुआ है कि ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये हमने शॉर्टकट सीखा हुआ है, एक 100 वाट का और एक 200 का, और यहाँ पर इनको जब ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में 300 आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 66 वाट आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमने इन तमाम सीरीज़ और पैरेलल को मिला के एक सवाल बनाएंगे। बेटा बी रेडी, आपने इसमें पार्टिसिपेट करना और बोलना है। If three identical bulbs B1, B2, B3 are connected with the same with the battery as shown in the figure, if B1 is burned, then what is the effect on the brightness of B2 and B3? हमारे पास ये तीन आइडेंटिकल बल्ब है B1, B2, B3, और यहाँ पर किसी वजह से B1 जो है वो बर्न हो जाता है। तो अब B2 और B3 पर क्या होगा? यहाँ पर इसकी जो ब्राइटनेस है इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, रिमेन सेम रहेगी, या B2 और B3 भी बुझ जाएगा, बिकम ज़ीरो हो जाएगा। जी बेटा, अगर B1 को हम ओपन कर दें देन देखिए, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो मतलब ये बर्न होने का मतलब ये एज ए ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, और जब ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा तो यहाँ से करंट पास नहीं करेगा, और जब करंट ही पास नहीं करेगा तो अगले दो बल्ब में करंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो जब करंट इधर ज़ीरो हो जाएगा तो ये बल्ब भी हमारे पास बंद हो जाएगा और ये बल्ब भी बंद हो जाएगा, तो बिकम ज़ीरो, ब्राइटनेस इनकी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। ओके, B2 एंड B3 बिकम ज़ीरो। ओके, अच्छा जी। नाउ स्टूडेंट, आप ज़रा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए बताइए कि अगर मैं इसमें से B2 को बर्न कर दूं, इसको हम स्विच कर दें, इसको बंद, ये जल जाए हमारे से या बर्न हो जाए किसी वजह से, या इसको आउट ऑफ सर्किट कर दे, देन क्या होगा? जी B3 भी 0 हो जाएगा। बेटा गौर नहीं, देखो अब क्या होगा, ये देखो, ये फर्ज करो ये ख़त्म हो गया तो एक बल्ब ये आ गया और एक बल्ब ये आ गया, बाकी तो आपके पास एक किस्म का वो ख़त्म कर दे, तो ये एक सीरीज़ कम्बिनेशन नहीं बन जाएगा? देखो ये एक फिर सीरीज़ कम्बिनेशन की तरह एक्ट नहीं कर रहा। देखो बेटा, ये आपने यहाँ से ख़त्म हो गया ना, तो अब करंट के लिए ये पैसेज है, ये इस पैसेज से होता हुआ इस तरह कंप्लीट नहीं करेगा। जी स्टूडेंट, तो ये सीरीज़ या सीरीज़ कम्बिनेशन की तरह बिहेव करेगा, और जब ये सीरीज़ कम्बिनेशन की तरह बिहेव करेगा तो सारी सीरीज़ कम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज़ यही आ जाएंगी। अब सीरीज़ कम्बिनेशन में दो बल्ब ऐड हो गए, मतलब एक B1 और एक B3, फिर उस हिसाब से उसकी रेजिस्टेंस और हम देखेंगे कि ओवरऑल करंट पे क्या फ़र्क पड़ा है,
तो आप याद रखें कि हमारे पास इसमें अगर B1 ब्लॉक होगा तो B2 और B3 दोनों जो है वो ऑफ हो जाएंगे, लेकिन B2 या B3 को बर्न करने की वजह से बाकी जो है वो सिस्टम चलता रहेगा। तो यही एक बहुत बड़ी कामयाबी है पैरेलल कम्बिनेशन की, जबकि इस क्वेश्चन के मुताबिक जो दिया हुआ है इसका आंसर 0 है। तो स्टूडेंट आपका कोई सवाल है तो पूछिए, अदरवाइज़ मुझे 1-2 मिनट की ब्रेक चाहिए होगी ताकि हम इस बोर्ड को साफ़ करके दोबारा EMF की तरफ आए। जी, एनी क्वेश्चन? सर अगर B2 को बंद कर दिया जाए तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये इंक्रीज होगी या रिमेन सेम रहेगी सर? हाँ, ओवरऑल देखो बेटा, आप ओवरऑल क्या होगा कि ये अगर दोनों बल्ब एक जैसे, मसलन ये भी 25 वाट का था, ये भी 25 वाट का था, अब होगा ये कि ओवरऑल इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। इसकी रेजिस्टेंस के ओवरऑल बढ़ने की वजह से जो हमारे पास बैटरी है वो ज़्यादा करंट कंज्यूम करने की कोशिश करेगी। ओवरऑल ये होगा कि आपके पास दोनों की ब्राइटनेस डिक्रीजिंग की तरफ जाएगी, ब्राइटनेस डिक्रीज की तरफ जाएगी। जी बेटा। तो स्टूडेंट अब हम मूव करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तरफ। तो यहाँ पर दो बड़े अहम क्वेश्चंस थे जिनमें हमने पावर को तो अंडरस्टैंड किया, जैसे ये एक बैटरी है, तो इस बैटरी के अंदर हमारे पास चार्ज हमेशा लो पोटेंशियल से एंटर होते हैं और वो हाई पोटेंशियल से बाहर निकलते हैं। मसलन ये पॉजिटिव से एंटर हुए, नेगेटिव से एंटर हुए और पॉजिटिव से बाहर आए, और जब वो बाहर आते हैं तो बैटरी उनको कुछ एनर्जी देती है। अब जो एनर्जी देती है वो एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमने ये मालूम करनी होती है कि एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम क्या और एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज क्या है। तो बेटा यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर पावर की बात करें तो पावर यहाँ पर ये है कि एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे आपने कहा कि 500 जाउल एनर्जी 100 सेकंड में, तो आप कहेंगे 5 वाट या 5 जाउल पर सेकंड बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन रेज होता है कि एक कूलम चार्ज के पास कितनी एनर्जी उसके हिस्से में आई। एक है एक सेकंड में कितनी एनर्जी मिली और दूसरा है कि एक कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी मिली। तो उससे हमें EMF का कॉन्सेप्ट मिलेगा, और EMF आपको बताती है कि पर यूनिट चार्ज कितनी एनर्जी आती है। तो वहाँ पर हम जैसे 500 जाउल एनर्जी मिली और यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए कि 50 कूलम चार्ज पास हुआ, तो 50 कूलम चार्ज को जब आप मैनेज करेंगे तो ये आ जाएगा, आप कहेंगे 10 जाउल पर कूलम और 10 वोल्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी बैटरी जिसके ऊपर 10 वोल्ट लिखा हो और 5 वाट लिखा हो, यानी कि ऐसी बैटरी इसके ऊपर लिखा होगा 5 वाट और 10 V लिखा होगा। तो 5 वाट का मतलब ये होगा कि ये 1 सेकंड में 5 जाउल एनर्जी देने की अहलियत रखती है, और 10 वोल्ट का मतलब ये होगा कि ये 1 कूलम चार्ज को 10 जाउल एनर्जी देने की सलाहियत रखती है। अब बज़ाहिर EMF हमें लगती है ये फोर्स है, बट ये फोर्स नहीं है, ये एक एनर्जी की टाइप है। और ये एनर्जी आती कहाँ पर है, कहाँ से है? एक्चुअली बैटरी में एक केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन से ये चार्जेस को एनर्जी मिलती है। अब ये एनर्जी चार्जेस जो है वो दो मुख्तलिफ जगहों पर या दो मुख्तलिफ मकामात पर उसका इस्तेमाल करते हैं, और यहीं से आगे MD कैट के कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं कि जो चार्जेस एनर्जी लेते हैं वो एक इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि ये आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इस एनर्जी की कुछ वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस डेसिपेट करेंगे और बाकी जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस डेसिपेट करते हैं, और यहीं से एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये एक सिंपल स्केलर क्वांटिटी और इसका यूनिट जाउल पर कूलम, और बेस क्वांटिटी में भी मैंने इसका यूनिट लिखा हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या, आइए कुछ पॉइंट्स जल्दी से रिव्यू करते हैं। Resistance due to the presence of electrolyte between electrodes is called internal resistance.
इसको स्मॉल आर से कहते हैं। और नॉर्मली अगर आपके पास आइडियल बैटरी हो तो आइडियल बैटरी की सूरत में इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0 कंसिडर होती है। ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस एक्ट इन सीरीज, यानी कि हमेशा जो आपकी बैटरी की ईएमएफ है और उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमेशा सीरीज में कंसीडर होगी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज 0। अब इसकी डिपेंडेंसी किसकी है? डिपेंडेंसी इंटरनल रेजिस्टेंस की किन फैक्टर पर है? तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। एक्चुअली ये वही फैक्टर है जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहाँ पर दो डायोड्स के दरमियान जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस इंटरनल भी बढ़ेगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना कम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। आगे इसकी जो डिपेंडेंसी है वो नेचर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आपने बात की थी कि वहाँ पर नेचर ऑफ मटेरियल या नेचर ऑफ मीडियम है, यहाँ पर नेचर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है। फाइनली internal resistance is also depend upon the temperature. By increasing the temperature you can also increase the internal resistance। और यही होता है कि आप जब कंटिन्यूसली बैटरी को सर्किट में लगाए रखते हैं तो उसके टेम्परेचर में इजाफा होता है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट की वजह से। वो हमने पहले भी देखा था कि इंटरनल कोलिजन्स हैं। अब यहाँ पर दो बड़े अहम केस हैं। एक हम पढ़ेंगे क्लोज सर्किट के अंदर ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन, और एक हम पढ़ेंगे ओपन सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के दरमियान कॉन्सेप्ट। तो जब आप क्लोज सर्किट की बात करेंगे तो कंसीडर एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ ईएमएफ E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। तो यहाँ पर ईएमएफ जो एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज है इसको हम कहेंगे ये दो जगहों पर यूटिलाइज होगी। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसे VT इज इक्वल टू IR कह सकते हैं और हम इसे कहेंगे VT प्लस, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम लोग यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसे I इंटू R कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज बाय द बैटरी है वो दो जगहों पर यूटिलाइज हो रही है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो बेटा अब यहाँ पर कुछ हम बात करेंगे, ये तो बिल्कुल बेसिक बातें हमने की, आपके एफएससी के नॉलेज को रिवाइज किया। अब हम ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान रिलेशंस को स्टडी करेंगे और इसको देखेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी के लिए वही जो इक्वेशन अभी आपने पढ़ी थी उसको हमें करना होगा सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर आप देखें इट विल बी IR प्लस IR, और यहाँ पर अगर आप करंट फाइंड करना चाहते हैं तो I ठीक है R प्लस स्मॉल r, और इट विल बी R प्लस दिस, और ये करंट आ जाएगा वो करंट जो कि बैटरी के क्रॉस, बैटरी में से पास आउट हो रहा है या बैटरी के क्रॉस है। सिंपल हम इसको कह सकते हैं कि टोटल ईएमएफ को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज IR। इसी तरह जो अभी मैंने बोला कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये जो आप देख रहे हैं इसके अक्रॉस हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो VT विच इज इक्वल टू IR है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस I इंटू R है, स्मॉल r। अब यहाँ पर बेटा इन जनरल इक्वेशन ऑफ अ सेल बैटरी व्हेन इट इज डिस्चार्जिंग, मतलब जब आपका सर्किट क्लोज्ड होगा और बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी तो उस वक्त ईएमएफ हमेशा ग्रेटर होगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहें कि आपकी बैटरी है 3 वोल्ट की और आपने किसी बल्ब के साथ उसे कनेक्ट किया हुआ तो बल्ब को 3 वोल्ट नहीं मिलेंगे। ये बड़ी अहम बात है। बैटरी पे 3 वोल्ट लिखा ज़रूर है लेकिन बल्ब को 3 वोल्ट नहीं मिलेंगे। वजह क्या है? क्योंकि कुछ ना कुछ पोटेंशियल जो है या एनर्जी जो है वो कंज्यूम्ड हो रही है या डेसिपेट हो रही है इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो एक्चुअली 3 इज इक्वल टू VT प्लस IR, और कुछ ना कुछ एनर्जी इंटरनल रेजिस्टेंस में कंज्यूम होती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो EMF है वो ऑलवेज ग्रेटर होती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। फिर इसी तरह पावर डेसिपेशंस की अगर बात करें तो पावर डेसिपेशंस के लिए स्टूडेंट हम VT इंटू I ले लेंगे,
और यहाँ पे V की जगह आप आई आर पुट कर दे तो ये आई स्केयर आर बन जाएगा। और I की वैल्यू अभी हमने निकाली हुई है, जैसे यहाँ पर मैं अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके दिखाऊं तो एक और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, डैट इज़ V मल्टीप्लाई बाय I। और यहाँ पर अगर आप V की जगह आई आर पुट कर दें तो स्टूडेंट ये बन जाएगी आई स्केयर आर, और ये वाली वैल्यू जब आप इधर पुट करेंगे तो इट विल बी आर प्लस दिस एंड ये आ जाएगा। और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस अब शुरू होने लगे हैं। ये मैंने बेटा सारे जो एमसीक्यूज थे वो पॉइंट्स की सूरत में लिखवा दिए हैं आपको। अब यहाँ पर आउटपुट पावर ड्रॉन फ्रॉम बैटरी इज़ मैक्सिमम, ये बहुत अहम बात है। यानी कि जब आप कहते हैं कि एक सर्किट की अपनी रेजिस्टेंस है और एक बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस है, जब ये दोनों रेजिस्टेंसेस बराबर होती हैं तो दो बड़ी अहम चीज़ें जो है वो हमारे सामने आती हैं। पहली बात तो ये कि उस वक्त बैटरी अपना मैक्सिमम पावर जो है वो आउटपुट पर दे रही होती है, तो इसको हम ई स्केयर ओवर 4R से याद रख सकते हैं, ई स्केयर ओवर 4R। और यहाँ पर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये याद रखें कि मैक्सिमम आउटपुट पावर इज़ 50% ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द बैटरी। यहाँ पर अगर आपके पास एक बैटरी 50 वॉट की है, गौर से सुनिएगा, अगर एक बैटरी 50 वॉट की है और आपने ऐसे सर्किट के क्रॉस लगाई हुई है जिसकी रेजिस्टेंस उस बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस के बराबर है। अब बैटरी 50 में से 25 वॉट इंटरनली कंज्यूम कर लेगी और बाकी 25 वॉट जो है वो उस रेजिस्टेंस के क्रॉस कंज्यूम करवाएगी। तो मैक्सिमम आउटपुट पावर इज़ 50% ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द बैटरी। इसी तरह आपके पास अगर इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो गई हैं तो पावर के साथ साथ जो वोल्टेजेस है वो भी हाफ हाफ हो जाएंगे। अगर बैटरी 50 वॉट की और 10 वी की है, 10 वी की है, 10 वोल्ट की है, तो वहाँ पर भी यही सिचुएशन होगी कि हमारे पास जो वोल्टेजेस है यही लिखा हुआ है, व्हेन कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर देन टर्मिनल पोटेंशियल इज़ हाफ ऑफ ईएमएफ। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जैसे ईएमएफ जो थी वो आई आर प्लस वी टी थी, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं आई आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर। अब यहाँ पर मैंने बोला है कि आपकी जो ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस बराबर हो गई है, तो वी कैन से डैट आई आर प्लस आई आर कर दे तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ आई आर, 2 टाइम्स ऑफ आई आर हो जाएगा। और इसको आप इधर ला के डिवाइड कर दें तो ई बाय 2 आ जाएगा आई आर। और आई आर को आप यहाँ पे वी टी भी कह सकते हैं, या सिंपल हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इंटरनली ये इंटरनल है, तो इंटरनली जो वोल्टेजेस ड्रॉप हुए हैं वो ई बाय 2 और एक्सटर्नल भी ई बाय 2 होंगे। यानी कि आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी हो और आप ऐसी जगह पर उसको लगा रहे हो जिसकी रेजिस्टेंस एक्चुअली उसकी अपनी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, तो अब उसको 10 की बजाय 5 उधर ड्रॉप हो जाएंगे और 5 अंदर ड्रॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो एमडी कैट के हवाले से सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे सामने आया वो ये था कि अगर इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो रही हो तो वहाँ पर पावर जो टोटल है उसका 50% बाहर और 50% अंदर, और फिर इसी तरह जो ईएमएफ है उसका 50% बाहर और 50% अंदर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, यहाँ तक मैंने अपने पॉइंट्स को किया कंप्लीट। अब आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो ज़रूर रेज कीजिए। जी बेटा, कोई क्वेश्चन? जी बेटा, कोई एनी क्वेश्चन? चलें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि व्हेन बैटरी इज बीइंग चार्ज एंड करंट इज गिवन टू द बैटरी, देन अब यहाँ पर देखिए जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी पावर कंजप्शन भी बढ़ती जाएगी, और जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर होती है तो उस वक्त बैटरी जो है वो मैक्सिमम आउटपुट पावर दे रही होती है। और यही इस ग्राफ में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस ग्राफ में देखिए पीक जिस जगह पर आ रही है वहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वेट होगी है। इसी तरह द ग्राफ बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल एंड करंट इज स्ट्रेट लाइन आएगा। जी बेटा, यहाँ तक आप देख ले, फिर ओपन सर्किट पर बात कर लेंगे। जी बेटा, ओके, ओपन सर्किट बहुत सिंपल है। जी बेटा, ये वाली द ग्राफ बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस करंट इज स्ट्रेट लाइन, इसकी वजह क्या है? देखो
जैसे जैसे आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाते हैं, दो चीज़ें ना, देखो हमारे पास क्या है, एक है ईएमएफ, एक वीटी प्लस आईआर है। अब यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस पर वीटी है। अब वीटी हमारे पास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इसको ई ओवर आर, यानी कि यहाँ पर आप इसको, जो इधर एक करंट है, ठीक है, तो ये वीटी और आई के दरमियान एक ग्राफ है। तो जैसे जैसे वी बढ़ेगा, इसको समझा देता हूँ, गौर से सुने, चलिए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन भी है। देखो होगा क्या, हम जैसे जैसे इस फैक्टर को बढ़ाएंगे, ठीक है, अब जैसे जैसे इस फैक्टर को बढ़ाएंगे, ये फैक्टर तो रहेगा कांस्टेंट। जैसे एक बैटरी 3 वोल्ट की है, इसने तो रहना कांस्टेंट है। अब होगा ये कि अगर मैं इसको इस तरफ इधर ले आऊँ तो ये वीटी हो जाएगा। अब ये फैक्टर कांस्टेंट है, जब जैसे जैसे ये करंट बढ़ेगा तो ये फैक्टर इंक्रीज़ होगा, और जब इंक्रीज़ होगा, जैसे फ़र्ज़ करें अब इसको इंक्रीज़ करते जाए, अब इसका आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, वीटी का आंसर 2 आ रहा है, यहाँ पर क्या आया 1 आया, फिर यहाँ पर क्या आया 0.5 आया। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप करंट बढ़ा रहे हो, गौर से देखें, जैसे जैसे आप करंट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो वीटी है उसका फैक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ईएमएफ यहाँ पर कांस्टेंट रह रही होती है। तो ईएमएफ माइनस वीटी होता है, तो करंट के बढ़ने से हमारे पास ओवरऑल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जब करंट मैक्सिमम होगा तो जो वीटी है वो ज़ीरो होगा। ये देखो यहाँ पर हमारे पास करंट है मैक्सिमम, तो इसके क्रॉस जो वीटी है वो वीटी जो है वो ज़ीरो है, और यहाँ पर करंट जब ज़ीरो है तो यहाँ पर वीटी जो है वो ईएमएफ के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप करंट को ज़ीरो कर दें, इस फैक्टर में करंट ज़ीरो हो जाए, तो जैसे 3 वोल्ट बराबर हो जाएगा वीटी के, तो वीटी बिकम इक्वल टू 3। ओके जी स्टूडेंट, यहाँ तक कोई बात आपके जहन में है तो ज़रूर कीजिए। तो बेटा 2 मिनट की ब्रेक में बोर्ड को साफ़ करके क्लीन करके वापस आता हूँ, फिर हम ओपन सर्किट पे से बात करते हैं। आप उतनी देर कोई सवाल है तो सोच लें। तो स्टूडेंट अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को। तो ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, तो आइए सीखते हैं। बेटा आमतौर पर जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो ये असूल आपके सामने होता है कि हम हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव को ऑपोजिट कनेक्ट कर रहे होते हैं, इस तरह। इससे होता क्या है कि जब चार्जेस लो से एंटर होते हैं हाई की तरफ जाएंगे और फिर एनर्जी को गेन करते हैं। तो लिहाजा हमारी जब ग्रुप ऑफ सेल की बात करें तो हमेशा ऑपोजिट साइन के साथ नेट ईएमएफ ऐड हो रही होगी। जैसे अगर 2 सेल 3 और 4 के हों और आप ऑपोजिट साइन के साथ उनको कनेक्ट करें तो 3 + 4 जो है वो 7 हो जाएंगे। अब इसी तरह अगर इनकी इंटरनल रेजिस्टेंसेस की बात करें तो इंटरनल रेजिस्टेंसेस सिंपली क्या होंगी, अलजेब्रिकली ऐड होंगी। तो यहाँ पर EMF E1 + E2 + E3 होगी, और इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जो है वो अलजेब्रिकली R1 + R2 + R3 हो जाएगी। तो लिहाजा हमारे पास जब मुख्तलिफ बैटरीज को ऑपोजिट टर्मिनल से कनेक्ट करके ऐड करेंगे तो नेट EMF में इजाफा होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस सिंपली अलजेब्रिकली ऐड होंगी। इसी तरह इफ सिमिलर टर्मिनल आर कनेक्टेड, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए तो ईएमएफ इंक्रीज होने के बजाय अब डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जैसे आपके सामने है, यहाँ पर आपने एक ये नेगेटिव को इस नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ये अगर 10 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है तो नेट ईएमएफ जो है वो 10 - 6 दैट इज़ 4 वोल्ट होगी। अगर ऑपोजिट साइन में होते तो 10 + 6 जो है वो 16 हो जाती। तो यहाँ पे याद रखें कि अक्सर हम लोग जब अपने रिमोट कंट्रोल्स के अंदर या डिफरेंट जगहों पर बैटरीज को ऐड कर रहे होते हैं तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में ऑपोजिटली कनेक्ट कर रहे होते हैं और वहाँ पर नेट ईएमएफ इंक्रीज़ हो रही होती है। इसी तरह अगर आप देखें कि हम उनकी आइडेंटिकल बैटरीज हों और ऑपोजिट साइन हो तो सिंपली जैसे 3 + 3 + 3 करते जाते हैं, यहाँ 3 बैटरीज हैं तो 3 × 3 करके 9 कर देंगे। इसी तरह इंटरनल रेजिस्टेंस सिंपली आर इक्वलेंस होती है वो n × R होगी। करंट सिंपली वही है E// टोटल रेजिस्टेंस, और फिर इसी तरह मैक्सिमम पावर के लिए E²/4R आ जाएगा। अब यहाँ पर क्रिस्टोफर्स रूल
मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है, जिसको हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पॉइंट की तरफ आने वाला करंट जो है वहाँ से जाने वाले करंट के बराबर होता है, और उस पॉइंट पर टोटल करंट जो है वो ज़ीरो होगा, यानी कि आने वाले को पॉजिटिव और जाने वाले को नेगेटिव तस्वुर करें तो अगर फ़र्ज़ करें 5 एम्पेयर उस जगह पर आ रहा है और 5 ही उधर से जा रहा है, तो आने वाला पॉजिटिव और जाने वाला नेगेटिव, तो नेट करंट वहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि अगर यहाँ से ये करंट I1 है और ये करंट आपके पास I2 है, तो I1 प्लस I2 यहाँ पर बराबर होगा, दैट विल बी I3 प्लस I4 के, तो ये इक्वल होगा I3 प्लस I4 के। तो इनकमिंग करंट जो है वहाँ से दूर जाने वाले करंट के बराबर होगा। तो इसी से मुतल्लिका एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास कहा हुआ है कि फिगर शोज अ नेटवर्क ऑफ अ करंट, देन करंट आई विल बी, आई करंट यहाँ पर आपने बताना है। तो बेटा आई करंट कैसे निकाल सकते हैं जी, बताएगा कोई? जी स्टूडेंट देखो, ये करंट इसकी तरफ आ रहा है और ये करंट दूर जा रहा है, तो यहाँ पर टोटल करंट जो है वो 4 माइनस 3 कर दे तो वो बचेगा 1, और वो 1 एम्पेयर करंट जो है वो इधर आ रहा होगा, तो डैट विल बी 1 एम्पेयर। तो राइट ऑप्शन आ जाएगी 1 एम्पेयर। इसी तरह फाइनली वी हैव क्रिस्टॉफ सेकंड रूल। क्रिस्टॉफ सेकंड रूल बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मैनिफेस्टेशन है। इसके मुताबिक जो बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है, मसलन उसने 50 जूल एनर्जी प्रोवाइड की, तो उसमें से कुछ एनर्जी वो R1 के क्रॉस और कुछ एनर्जी R2 के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगी। बाकी साइन का ख्याल रखें, जैसे ये पॉजिटिव और पॉजिटिव कनेक्टेड है। अगर ये 6 वोल्ट है, ये फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास 2 वोल्ट है, तो नेट EMF जो है वो इस केस में हम लोग निकालेंगे 6 माइनस 2 करके, डैट इज़ 4 वोल्ट। बकाया रेजिस्टेंस के क्रॉस हमेशा एनर्जी डेसिपेट होगी और उधर हमारे पास जो साइन है वो नेगेटिव आएगा। बेटा लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत दफ़ा पूछा तो नहीं गया हुआ, लेकिन इससे आपके बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जो कि आगे जाके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड विद अ 100 वोल्ट बैटरी एज शोन इन द फिगर बिलो। हमें इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। इसके लिए स्टूडेंट आप देखें, ये हमारे पास R1 है, ये इसको आप R2 कह दें, इसको R3 और इसको R4 कह दें। इसको हम लोग गिलवानो रेजिस्टेंस कह सकते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि जैसे आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा था कि हमें इनकी रेशोस को देखना है, जैसे R1 और R2 बराबर है R3 और R4। आमने सामने वाली जो रेजिस्टेंसेस हैं इनको आपस में डिवाइड कर लें और देखें कि क्या इनकी रेशोस इक्वल आ रही हैं। तो ये देखें, ये इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब ये बैलेंस सर्किट है, इसको हम बैलेंस सर्किट बोलेंगे। तो जब ये बैलेंस सर्किट है तो दरमियान वाली रेजिस्टेंस जो है इसको हम इनएक्टिव तस्वुर करेंगे, इसको नहीं कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर ये दो रेजिस्टेंसेस जो हैं ये सीरीज़ में आ जाएंगे, और जब ये दोनों सीरीज़ में आ जाएंगी तो हमारे पास इसका जो सीरीज़ का नेट कम्बिनेशन है वो आ जाएगा हमारे पास 300 ओहम। फिर इसी तरह ये वाली दो रेजिस्टेंसेस भी जो हैं ये सीरीज़ में आ जाएंगे, और इसका भी नेट जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी आपके पास 600 ओहम। अब ये 300 और 600 आपस में आ जाएंगी पैरेलल, ठीक है। अब इनका पैरेलल में इक्विवेलेंस निकालें। इसको पैरेलल में जब इक्विवेलेंस निकालेंगे तो ऊपर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे इनको ऐड कर देंगे। अब स्टूडेंट जब आप इनको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा और ये आ जाएगा 900, ठीक है। अब ये 20 इस 0 से कैंसिल, और फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो 200 आ जाएगा, यानी कि ये आपके पास सिंपल 200 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने चेक ज़रूर करना है पहले कि आपके पास जैसे ये बैलेंस सर्किट है भी है या नहीं है। तो इसके लिए आमने सामने वाली रेजिस्टेंसेस को पहले करेंगे डिवाइड,
और डिवाइड करके देखेंगे कि क्या इनकी रेशियोस बराबर हैं या नहीं है, और फिर देन ऊपर वाली 2 सीरीज़ में और नीचे वाली 2 सीरीज़ का इक्विवेलेंस निकाल लें। बेटा आज के लेक्चर में हमने जो बुनियादी तौर पर चीज़ सीखी वो थी पावर। हम किस तरह पावर कंजप्शंस को सीरीज़ पैरेलल में फाइंड कर सकते हैं, और फिर दूसरे हिस्से में हमने ईएमएफ को स्टडी किया और ईएमएफ को क्लोज्ड सर्किट में बड़ी डिटेल से अंडरस्टैंड किया, और लास्ट में हमने क्रिस्चॉफ रूल फर्स्ट और सेकंड के बाद व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकाली। कोई सवाल आपका है तो ज़रूर कीजिए, अदरवाइज़ हमारी क्लास जो है वो इस वक्त एंड होगी। जी, यू हैव अ टाइम। फर्स्ट रूल के बाद आपने जो यूज करवाया था वो दिखा दें। अच्छा ये वाला, ये कह रही हो, ये वाला बेटा? सर जी बेटा, इसमें से आपने करंट फाइंड करना था। देखो आने वाला करंट प्लस है, जाने वाला माइनस है, तो 4 - 3 कर लो, ये जो करंट बचेगा वो आपके पास आ जाएगा सिंपली 1 एम्पेयर। और बेटा कोई क्वेश्चन, सर कोई और? सर अगर ये जो 4 एम्पीयर वाला करंट है ये भी ये जो है जा रहा हो फिर इसकी क्या होगी? फिर बेटा यहाँ पर तो I1 की तरफ देखो, ये तो अगर दोनों ही आउटगोइंग करंट हो जाएं, ये भी आउटगोइंग हो जाए, तो फिर तो ये पॉसिबल नहीं ना है ये क्वेश्चन, ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये भी बाहर जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो फिर -4 हम ये कह सकते हैं जो इस सिस्टम से बाहर की तरफ जा रहा है वो 7 जा रहा है, लेकिन इस सिस्टम की तरफ कोई करंट नहीं आ रहा। राइट सर। और कोई क्वेश्चन? चलें बेटा जी, इसमें आज का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने जो किया है, इसके मुतल्लिक मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपके टेस्ट में दिए हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, टेस्ट को ध्यान से कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।